जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज एक कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आपके साथ आया हूं, आपके पास आया हूं। दरअसल ये मुद्दा है पुंछ के आतंकवादी हमले को लेकर। अब आप कहेंगे कि इसमें इतना कॉम्प्लेक्स क्या मुद्दा है और ऐसी कौन सी नई बात आप करने जा रहे हैं कि आप इस तरीके की भूमिका बना रहे हैं। बहरहाल इस टेररिस्ट एक्टिविटी के पीछे आपको जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स भी समझनी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया। अब सुनने में आ रहा है कि जैश ए मोहम्मद का कोई पॉपुलर फ्रंट अगेंस्ट फासिज्म या कुछ इस तरीके का नाम लेकर इस तरीके के संगठन ने ये कार्रवाई करी है और इस संगठन के अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये पिछले 6 महीने से कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय हैं, लेकिन ये पीर पंजाल क्रॉस करके और पुंछ राजौरी के इलाके में ऑपरेशन सरंजाम दे रहे हैं पिछले 6 महीने से, जैसा मैंने कहा, और अभी तक इनमें से कोई पकड़ा नहीं गया है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। अब ये हमला कब आता है? ये हमला तब हुआ जब बिलावल भुट्टो के एससीओ की जो मीटिंग G20 की जो मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की गोवा के अंदर तय है, वहां पर उसमें शुमार होने के लिए उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दिखाई और उसके जस्ट एक दिन के बाद ये हमला हो गया। कई लोग कहते हैं कि ये जो भी कोई प्रोसेस भारत और पाकिस्तान के बीच में नॉर्मलाइजेशन की चलने वाली थी उसको डिरेल करने के लिए आईएसआई की तरफ से किया गया ये हमला है। हम बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि आईएसआई द्वारा ही ये कराया गया हमला है, लेकिन क्या ये कोई पीस ओवरचर जो शायद बिलावल दिखाना चाहते थे या दिखाने की मंशा रखते थे उसको डिरेल करने के लिए किया गया है? इस सवाल को हम एड्रेस करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम रशिया, अमेरिका, चाइना, इन सब का जिक्र करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये आतंकवादी हमला इस समय क्यों हुआ, पाकिस्तान की क्या मजबूरी रही इस आतंकवादी हमले को करने की, और क्या वाकई में कोई पीस प्रोसेस ऑन कार्ड्स थी जो डिरेल हो गई, या इससे क्या तवक्को की जाए भारत से कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो बहरहाल पहले एक एनवायरमेंटल स्कैन कर लेते हैं। एनवायरमेंटल स्कैन का मतलब है कि पहले ये समझते हैं कि भारत इस समय कहां खड़ा हुआ है और भारत को लुभाने के लिए अमेरिका उस पर कैसे डोरे डाल रहा है और भारत अपनी संप्रभुता को कायम रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को, स्ट्रेटेजिक फ्रीडम को बचाए रखते हुए कैसे मनूवर कर रहा है और अपने आप को एक किस्म से न्यूट्रलिटी रखते हुए जियोपॉलिटिक्स में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अब अमेरिका का, जैसे हम सबको मालूम है कि अमेरिका ने इस साल के शुरू में ये एक ऑफर दिया था कि भारत को नेटो का दर्जा दिया जा सकता है, नेटो जैसे मुल्क का दर्जा दिया जा सकता है, नेटो के अंदर शामिल भी किया जा सकता है, वगैरह वगैरह इस तरीके की बातें आई। वहीं अमेरिका की तरफ से पुरजोर प्रयास हुआ F-35 जैसे हाईली विकसित फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत को कहें कि ऑफर करने का, जो कि डायरेक्टली ऐसा नहीं किया गया, लेकिन अंदर खाने जो बात चली और जो हमको पता लगी वो ये था कि वो चाहते थे कि भारत F-35 में दिलचस्पी दिखाए। वहीं भारत को लीज पर देने के लिए B-1 बॉम्बर, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की भी बातें हुई, र्यूमर्स उड़े, बातें चली, और कोप इंडिया की नाम की एक एक्सरसाइज के अंदर B-1 बॉम्बर्स जो हैं वो इंडिया भी पहुंच गए हैं, उसमें भाग भी ले रहे हैं और ये सब कार्रवाई चल रही है। वहीं इंडिया के जो रफाल हैं वो नेटो की सबसे बड़ी
एयर एक्सरसाइज उसमें भाग लेने यूरोप भी गए हुए हैं। तो ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से चल रही है। अमेरिका भारत को हर तरीके से लुभाने और अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो फॉरेन डिप्लोमेसी के थ्रू भारत को इम्पोर्टेंस देने की हो, चाहे वो भारतीयों को H1 वीज़ा देने की बात हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये अमेरिका की तरफ से बहुत सारी कोशिश की जा रही है और बहुत सारी रियायत भी दे रहा है वो बहुत सारे फील्ड्स के अंदर, और वो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका का काउंटर चाइना जो प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है, बहुत अहम भूमिका अदा करता है। और अगर भारत अमेरिका के साथ ना खड़ा हो तो उसकी एंटी चाइना और रादर काउंटर चाइना पॉलिसी है वो तकरीबन फेल हो जाएगी, उस तरीके से कारगर नहीं रहेगी। भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जहां तक अमेरिका और उसका काउंटर चाइना मंसूबा है। अभी आप ये कह लीजिए कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत अमेरिका का एक फ्रंट लाइन स्टेट होने की एक सलाहियत रखता है और बहुत अहम भूमिका निभाने के रोल में भारत इस समय मौजूद है। वहीं भारत ने रशिया के साथ भी अपनी दोस्ती कायम रखी। 400 गुना रशियन ऑयल जो है उसका इंपोर्ट भारत ने बढ़ा लिया है, 400 गुना, 400 टाइम्स। और ये तब है जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन अमेरिका की मजबूरी है कि भारत को ज़्यादा तंग नहीं कर सकता। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत ने बखूबी एक्सरसाइज करी है इस मामले में। और रशिया का तेल, जैसा मैंने कहा कि 400 गुना आयात करना उसने बढ़ा दिया है। और रशिया का जितना भी वॉर एफर्ट यूक्रेन में चल रहा है वो चाइना और इंडिया को ऑयल बेचकर उस पर काफी हद तक निर्भर कर रहा है, उसका पूरा यूक्रेन का वॉर एजेंडा। अब भारत के अच्छे संबंध रूस के साथ हैं, चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। वहीं कुछ दिन पहले शी जिनपिंग और पुतिन साहब की मुलाकात हुई। पुतिन साहब ने यह कहा जाता है कि वहां पर शी जिनपिंग को बताया कि आप जो है भारत के साथ दोस्ती का प्रयास करें, भारत के साथ जो आपकी कशीदगी है, टेंशन्स हैं, उसको कम करें और SCO, ब्रिक्स और रीजनल कोऑपरेशन जो है बिटवीन रशिया, चाइना एंड इंडिया, इसको बढ़ावा दें। जब से शी जिनपिंग पुतिन को मिलकर वापस आए हैं तब से चाइना की सरकार की तरफ से भी थोड़ी टोन और ट्यून बदली हुई है। वहाँ के विदेश मंत्री का ये कहना कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार हो रहा है और जो समस्या है वो इतनी गंभीर नहीं है, वो सॉल्व की जा सकती है, इस तरीके की बातें, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट आई मीन। तो ये एक तरीके से चाइनीज रीअप्रोचमेंट के तरीके से देखा जाना चाहिए। और इसकी तुलना जो चीनी मामलों के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि डोकलाम की जब समस्या हुई थी तब भी कुछ इसी तरीके की बातें चीनी व्यवस्था के माध्यम से सुनने को मिली थी। अब चीन को ये समझ में आ रहा है कि भारत के साथ दोस्ती करने में उसका फायदा है और रशिया की तरफ से उसको सुझाव भी इस तरीके का दिया गया है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि चीन की नरमी भारत की तरफ और स्ट्रांगली नजर आएगी। चीन के विदेश मंत्री भी SCO समिट के G20 समिट के लिए गोवा पहुंच रहे हैं। वहां पर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी पहुंच रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो के ऊपर चाइनीज प्रेशर है, पाकिस्तान के ऊपर चाइनीज प्रेशर है कि आप इस इलाके के अंदर गड़बड़ी ना करें और आप अपनी तरफ से टेंशन कम करने की कोशिश करें। तो शायद हो सकता है कि इसी वजह से
बिलावल भुट्टो जो कुछ महीने पहले जयशंकर को भरपूर गालियां दे रहे थे और मोदी साहब को उल्टा सीधा कह रहे थे अमेरिका में, आप सबको याद होगा, अब वो भारत आ रहे हैं। पता नहीं किस मुंह से आ रहे हैं, लेकिन वो भारत आ रहे हैं। और ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं चाइनीज दबाव भी है। शायद हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त उनको हिदायत दे रहा है कि आप भारत में जाएं और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने का प्रयास करें। लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा छोड़ने का मतलब है कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाना कि क्या जरूरत है आपकी, क्या क्यों चाहिए हमें इतनी बड़ी फौज। तो कश्मीर का मुद्दा बहुत बहुत अहम है। उनकी फौज के वजूद उस मुद्दे पर टिका हुआ है और ये पाकिस्तान की एक नेशनल पॉलिसी है। उसका एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान का खुद का एग्जिस्टेंस कश्मीर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बड़े भाई की बात तो जरूर सुन ली है बिलावल ने, लेकिन इस मौके पर उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। और वो स्टेटमेंट कैसे दिया है? जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा का कंबाइंड एफर्ट जो उन्होंने पुंछ में दिखाया आतंकवादी हमले में, वो करके उसने एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि देखिए, मैं आ तो रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से नफरत करता हूं और मैं उस तरीके की दोस्ती करना नहीं चाहता हूं। तो दरअसल जो लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो आ रहे हैं और शायद वो दोस्ती का पैगाम लाएं या कुछ आइस मेल्ट हो वगैरह वगैरह, ये सब बेमानी है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान का वजूद खतरे में आ जाएगा अगर उसने ऐसा किया तो, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद भारत से नफरत के ऊपर बनी है। जिस दिन वो नफरत छोड़ देगा उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आइडियोलॉजिकल स्टेट है, आइडियोलॉजी के बेस पर पाकिस्तान बना था, तो ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। वो बात और है कि चाइनीज प्रेशर हो जाए, कभी कभी अमेरिकन प्रेशर हो जाता है, कभी रशियन तो प्रेशर नहीं होता, बट हमने देखा है हिस्टोरिकली कि कभी चाइनीज प्रेशर रहता है, कभी अमेरिकन प्रेशर रहता है। तो अभी बिलावल भुट्टो जब इंडिया आ रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर चाइनीज प्रेशर है और उसके चलते आ रहे हैं। और भारत बड़े कॉशियसली इस पूरे गेम को खेल रहा है। जो लोग भारत के अंदर मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पुंछ के टेरर हमले का जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, मेरे ख्याल से उनको भी मालूम है कि भारत इस बार जवाब नहीं देगा, क्योंकि भारत बड़ा कॉशियस है। भारत इस ट्रैप में नहीं फंसेगा, पाकिस्तानी ट्रैप में, क्योंकि भारत बहुत अहम इस साल बहुत अहम मीटिंग्स करने वाला है। समिट लेवल मीटिंग्स होंगी G20 की और SCO की। इसमें दुनिया भर के लोग आएंगे। बहुत सारे G20 की मीटिंग श्रीनगर में भी शेड्यूल्ड है। कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है अरब कंट्री से। तो भारत इस ट्रैप में नहीं फंसेगा कि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दे। मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, लेकिन वो किसी और रूप में मिलेगा। वो डायरेक्टली उस तरीके से नहीं मिलेगा जैसा हमने उड़ी और बालाकोट में देखा। ऐसा मेरा मानना है, मेरे को लगता है, क्योंकि वो अगर ऐसा कर देता है तो ये पाकिस्तान का ट्रैप होगा जिसके अंदर पाकिस्तान सफल हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर पार्टी चल रही है, इंटरनेशनल पार्टी चल रही है, पार्टीज चल रही हैं, उसके अंदर मजा किरकिरा हो जाएगा। तो भारत इस तरीके का कदम नहीं उठाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और बिलावल साहब आएंगे यहाँ पर, कश्मीर का गाना गाएंगे और गाते गाते चले जाएंगे और काम बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। आने वाले समय के अंदर चीन के साथ जरूर थोड़ी सी कशीदगी, थोड़ा सी जो गर्मी है वो कम होगी, लेकिन दुश्मनी खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है। एक दूसरे के ऊपर शक बना रहेगा, लेकिन ट्रेड बढ़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और ट्रेड शायद रूपी, रूबल, युआन में भी संभव होगा आने वाले समय में, ऐसा मेरे को लगता है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर एज फार एज आर कंट्री इज कंसर्न्ड vis-a-vis
इंटरनेशनल प्लेयर्स यानी कि अमेरिका हो गया, आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, और जो स्पॉइलर है पाकिस्तान, उसका भी इस पूरे ड्रामे के अंदर क्या रोल है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आई होप आप मेरे इस आर्ग्यूमेंट से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।